डायग्राम के अंदर जो हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपैथेटिक ना सही है, गलत है, सही कर रही है। ऐसा ऐसा करने से तो सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। पेज नंबर 85 पेज आप आएंगे, तस्वीर देखेंगे और उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कल हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा इसको दोबारा देखिए। बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इससे रिलेट करना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे एक इमरजेंसी स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मल स्टेट में हैं तो अचानक सडन जो है चेंज आती है, सडन चेंज आती है, थोड़ी देर के लिए चेंज आती है, कोई परमानेंट चेंज नहीं होती है। तो ऐसी फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन जिसे इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, थोड़े अरसे के लिए होती है। तो थोड़ी चेंज उनमें कौन कौन सी आती है, जैसे डायलेट्स द पीपल, आई बाल जो बड़े होते हैं जिसे कहते हैं डायलेट्स द पीपल, सलाइवा की प्रोडक्शन इनहिबिट हो गई। अब इन चीजों को आप कंपेयर करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। वाई? बिकॉज अगर जिस तरह से एक बार हाईली अगर एनर्जेटिक एक्टिविटी या ऐसी सिचुएशन होती है तो वापस उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, रिलैक्स स्टेट में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप देखें जैसे वो डायलेट्स द पीपल तो वापस उसको कंस्ट्रिक्ट्स द पीपल। कंस्ट्रिक्ट लफ्ज की मीनिंग होती है नैरो करना, छोटा हो जाए, लाइक आई बाल जो छोटा हो जाए। इसी तरह से वो था इनहिबिट्स द सलाइवा प्रोडक्शन, तो इसका बिल्कुल अपोजिट स्टिमुलेट्स द सलाइवा प्रोडक्शन, वापस जो सलाइवा की प्रोडक्शन का स्टार्ट शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट जो पहले इंक्रीज हुए थे अब वो वापस जो है डिक्रीज होंगे। तो यानी कंस्ट्रिक्ट्स द ब्रांकाई, नैरो होंगे, ब्रीदिंग रेट भी जैसे कम होता है और स्लो हार्ट हो जाएगी। हार्ट बीट पहले फास्टर, स्लो हार्ट का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल से ही कम है, ऐसे नहीं है। जो पहले जो इंक्रीज हार्ट बीट थी उसको वापस जो है स्लो डाउन करेंगे, इंक्रीज द हार्ट बीट को स्लो डाउन करेंगे। वेरी स्लो तो नहीं, नॉर्मल से भी स्लो नहीं, स्लो डाउन का मतलब है जो पहले बढ़ गई थी उसको वापस नॉर्मलाइज करना होता है। इसी तरह एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन की सीक्रेशन स्टार्ट हुई थी, अब वो इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। पहले जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रिलीज हो रही थी, अब क्या होगा, अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। नॉर्मल स्टेट के अंदर शुगर जो है स्टोर होती रहती है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। रिमेनिंग जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब के फंक्शन पहले जो इनहिबिट थे अब वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इस सिस्टम को हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो कई जगहों पे ऐसी चीजें जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यकीनन इंसान है तो उसके अंदर जो है जैसे इमोशंस या एक्सप्रेशन जैसे फियर, एंगर, जॉय, एक्साइटमेंट तो जरूर होती है पर एक मुख्तर पीरियड के लिए। ऐसे नहीं कि परमानेंट ऐसी सिचुएशन होगी तो बहुत ही बड़ा जैसे डैमेज वगैरह भी हो सकता है। मुसलसल हार्ट रेट ज्यादा, मुसलसल ब्रीदिंग रेट ज्यादा, मुसलसल जिस तरह से ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो ये सारे या जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन इनहिबिट रहना, ये भी एक कोई बॉडी के हवाले से कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए जो ऐसा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल इसका जैसे एंटागोनिस्टिक हो इस तरह से काम कर रहा है। एंटागोनिस्टिक जस्ट अपोजिट, जैसे इस फॉर्म में इसकी जो पैटर्न में वर्किंग होती है। कभी कभार जैसे ऐसी सिचुएशन जैसे क्रिएट भी कभी कभार जैसे खुद ब खुद है तो टोटल इनवॉलंटरी, कभी जैसे क्रिएट करनी पड़ती है। हम जैसे ऐसे कहते हैं जैसे अगर कोई गेम चल रहा है, मैच चल रहा है और सपोर्टर्स होते हैं जो तालियां बजाते हैं, उसको जो इंस्पायर करते हैं, तो जो प्लेयर्स होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। या इस तरह से जो कोई जैसे कोई वजन उठाने, हेवी वजन जो उसको उठाना होता है तो कहते हैं नारा मारें, जल्दी करें, नारा मारें। ऐसी स्टील पैदा होती है तो जाहिर है उसके अंदर जो ताकत ज्यादा हो जाती है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है, गाड़ी को, बस को धक्का दें, ये तो हैवी है, हमसे धक्का नहीं लगेगा, धक्का लगाएं, नारा लगाएं, तो नारा लगाएं तो गाड़ी को धक्का लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसे नारा लगाने उसमें क्या होता है, एक इमरजेंसी स्टेट की सिचुएशन पैदा होती है। इमरजेंसी स्टेट की सिचुएशन क्या, जैसे हाईली एनर्जेटिक सिचुएशन एक बॉडी के अंदर डेवलप होती है।
इसकी वजह से ये सब कुछ होता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी और ये सब जो कंडीशन डेवलप होती है। तो इसी तरह से ये हमें इसे नोट करेंगे। और एक और क्वेश्चन जो है वो डायग्राम में तो इतना नजर नहीं आ रहा है, जो ग्रुप के अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस आपको मिली थी उसके अंदर आप देखेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो नर्व्स हैं, एक नर्व जो क्रेनियल नर्व्स है और दूसरी नर्व उनकी जो बिल्कुल आखिर में लास्ट सेक्शन स्पाइनल कार्ड का है, सैक्रल रीजन की नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व और सैक्रल रीजन की नर्व्स जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डील करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसके अंदर थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व होते हैं, थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व। घर जाके आप उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो लाइंस या एरोज जो मौजूद है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल रीजन की नर्व्स होती। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन उसके लिए जो है एक जो नर्व होती है जो थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व होती है, थोरेसिक और लंबर रीजन। तो ये ड्यूटी कहीं की है, रोज ही वो ब्रेक थोड़ा थे तो थोड़ा बाउंड करो, स्विच ऑन लाइट रोज थी। जब पेज नंबर 85 में आप आएंगे एक अब हम सेंसस के हवाले से देखेंगे ये सेंसरी ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं। उसमें नंबर 1 है स्मेल रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। स्मेल रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। यकीनन जैसे नोज पार्ट है उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा है ये जो स्पेस गैप इधर होता है जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्शन स्मेल से लफ्ज निकला है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। यू नो वेरी वेल, हमने कई बार जैसे इलस्ट्रेशंस पढ़ी है कि जैसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर जैसे अगर कोई अच्छी फ्रेग्रेंस जैसे हमने यहाँ पे स्प्रे लगाए तो यकीनन उनके केमिकल्स होंगे वो हमारे नोज के अंदर जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे उसको डिटेक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी गंदी स्मेल भी होती है धुआं वगैरह या कहीं का भी ऐसी या जो बड़ी ऐसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स उनके इर्द गिर्द जैसे जो पड़ी होती है ऐसी गंदगी वाली चीजें कभी कभार गुजरते हैं तो यकीनन वो भी जैसे उनके भी जो स्मेल होती है फौरन जो हमारे जो नेजल कैविटी के अंदर नेजल कैविटी के अंदर इस स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद है। और रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और आगे किसके अंदर भेजते हैं, आगे भेजते हैं कंट्रोल सेंटर के अंदर भेजते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी जो डिफरेंट लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इनके अंदर जो है इनकी काफी सारी चीजों की इंटीग्रेशन होती है। तो जो चीज हमने जैसे जो इस रिसेप्टर ने डिटेक्ट की है उसकी इंटीग्रेशन या एनालिसिस फौरन इधर जो नोज के अंदर नहीं होगी कि किस तरह की जो है ये स्मेल है, कौन सा केमिकल हो सकता है, तो वो इंटीग्रेशन कहाँ पे होगी, वो इंटीग्रेशन कहाँ पे हो सकती है। मतलब कहाँ से कोई रीजन पार्ट बताएं थोड़ा सा जरा जहन में हो, बिकॉज हमने थोड़ा बहुत पढ़ा तो है, कौन सा वो पार्ट है वो जहन में नहीं है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कोई रीजन लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब के अंदर जो उसकी इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी, पैराइटल लोब के अंदर उसकी जाके इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी पैराइटल लोब के अंदर। यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, कलेक्ट होने के बाद
पेराइटल लोब के अंदर जाके उसकी इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी कि हम किस तरह की जो सिग्नल हमारे नोज तक आई है उसका लाइक मतलब क्या है। तो इसी तरह से यू नो वेरी वेल कि हम थोड़ी सी डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो क्या इसकी अरेंजमेंट होती है। एक तो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर जो है नेजल एपिथेलियम मौजूद है। जैसे हम यहाँ पे जैसे ये बोन का पार्ट है, जाहिर है ये बोन का पार्ट है और उसके अंदर काफी सारे जो न्यूरॉन है ये पास होके आते हैं, वेरी मेनी न्यूरॉन्स, काफी सारे न्यूरॉन नर्व जो बनाते हैं। ये न्यूरॉन जो है आगे आप देख रहे हैं कि उनकी साइटोनर सेल बॉडी है, हर एक न्यूरॉन की जो साइटोनर सेल बॉडी है, साइटोनर सेल बॉडी है, साइटोनर सेल बॉडी है, ये सब जो जिसके अंदर न्यूक्लियस पार्ट है ये साइटोनर सेल बॉडी। देन क्या है आगे आप जैसे देखेंगे उसकी कई ऐसी ब्रांचेस जो मौजूद है जिन्हें हम कहते हैं सीलिया कहते हैं, जनरली दे आर कॉल्ड सीलिया। ऐसी और ब्रांचेस जो मौजूद है जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये सीलिया है, सीलिया है। एक्चुअली जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स ये डेंड्राइट सेक्शन है क्योंकि रिसीविंग एंड किसी भी न्यूरॉन का होता है उसे डेंड्राइट कहते हैं। इसी तरह से डायग्राम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो है नेजल एपिथेलियल सेल्स है, नेजल एपिथेलियल ये जो सेल्स आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये सेल्स का जो एरिया है ये नेजल एपिथेलियल सेल्स है, नेजल एपिथेलियल सेल्स है, नेजल एपिथेलियल सेल्स है। नेजल एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन है बिकॉज किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो है सेंसरी न्यूरॉन का किरदार होता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन और उसकी जो डेंड्राइट एंड है तो कोई भी जो केमिकल होता है ये स्मेल के लिए जैसे आपको पता है रिसेप्टर होते हैं जिन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी है। जैसे ये सब केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ओडोरेंट्स कहते हैं, ओडोरेंट्स कहते हैं। these chemicals are called odorants। जैसे ऐसे ओडोरेंट्स जो होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, such odorants are volatile in nature और प्लस में इनको जो डिटेक्ट करते हैं वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से ही डिटेक्ट करते हैं। इन केमिकल्स को कोई और रिसेप्टर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें कहते हैं ओडोरेंट्स। काफी जो एयरबोर्न भी ऐसे केमिकल होते हैं, जैसे इस पिज्जा के अंदर अगर कोई ऐसी गंदगी वाली जैसे कुछ केमिकल्स आ जाए यकीनन वो केमिकल फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे एक एयर है उसके अंदर धुआं या ऐसे कुछ केमिकल है, कोई आग लग रही है तो उसके भी जैसे हमें जलने की जो स्मेल आती है तो ये एयरबोर्न होते हैं, ऐसे ओडोरेंट एयरबोर्न होते हैं। एक और ओडोरेंट भी होते हैं, एयरबोर्न के अलावा कुछ और ओडोरेंट हो सकते हैं जिसके जरिए जैसे हमें स्मेल का एहसास हो। सही कह रहे हैं, थोड़ा जोर से कहें। खाना जो खाने की जो खुशबू होती है जब हम खाना चबाते हैं मुंह के अंदर आता है या कोई भी लिक्विड जब हम पीते हैं उसके अंदर भी एक खास किस्म की एक स्मेल होती है। तो जब हम च्यू करते हैं खाना या कोई चीज ड्रिंक करते हैं तो इस लाइक रीजन के अंदर जो बैक साइड पे जो ये भी वापस इधर आएंगे जो नेजल एपिथेलियम है इसी से रिलेटेड है। जो स्मेल के जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो नेजल एपिथेलियम जैसे ये सेल है और इधर म्यूकस भी होती है। जैसे आपको पता है नोज के अंदर म्यूकस भी है, ये म्यूकस भी मौजूद है। तो जितने भी ओडोरेंट होते हैं इस म्यूकस के अंदर आए और फिर जो इस सेल मेम्ब्रेन की तरफ आए। जैसे आप देखें इसकी सेल मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल उनकी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये सेल है एपिथेलियल सेल है और इधर जो एक रिसेप्टर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, तस्वीर भी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है। जैसे ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ये एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। रिसेप्टर जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं जैसे ये दूसरा रिसेप्टर है। इस तरह से कई जो है ऐसे रिसेप्टर होते हैं, हर केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ओडोरेंट है,
एक ओडोरेंट है जिसकी लाइन इस तरह की अरेंजमेंट है, ये ओडोरेंट है तो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। एपिथेलियल सेल की सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ बाइंड होगा। जैसे अगर ये इस तरह का ओडोरेंट केमिकल है, इस तरह का ओडोरेंट केमिकल है तो यकीनन इसके साथ ये बाइंड होगा। ये ओडोरेंट इसके साथ बाइंड होगा, ये ओडोरेंट इसके साथ बाइंड होगा। ओडोरेंट्स हैं जिनको ये डिटेक्ट करना होता है, ये इन केमिकल्स को ही डिटेक्ट करना होता है। एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स मौजूद है, एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स मौजूद है जिनके साथ आके ओडोरेंट्स बाइंड होंगे, जिनके साथ अगर ओडोरेंट आके बाइंड होंगे। अगर जिस तरह से बिल्ली है उसको अगर आप रोज की जैसे खुशबू दें फ्लावर की, उससे रिसेप्टर होंगे उसके पास फ्लावर को, जाहिर है जो रिसेप्टर होंगे तो वही जो टेस्ट करेंगे ना उसी चीज को, ये इसकी गहराई जो टेस्ट का मतलब है यानी उसी को फीलिंग होगी कि किस तरह का जो केमिकल है और इसकी फ्रेग्रेंस है क्या है। तो इसी तरह से ये डिपेंड करता है ओडोरेंट जैसे मॉलिक्यूल और उसके आगे एपिथेलियल सेल पे अगर रिसेप्टर होंगे तो बाइंड होंगे, तो ही उसकी आगे एनालिसिस होगी, तो ही आगे इंफॉर्मेशन जाएगी। जब तक एपिथेलियल सेल के साथ ये ओडोरेंट बाइंड नहीं होंगे तो आगे ये इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। जैसे ही ओडोरेंट इन एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो इधर एक नर्व इंपल्स पैदा होगा। ये नर्व इंपल्स पैदा होगा, जैसे आपको पता है कि रिसेप्टर का रोल होता है, ट्रांसड्यूसर का रोल होता है। जैसे ओडोरेंट और ये बाइंड हुए तो इधर एक नर्व इंपल्स पैदा हुआ और इन्होंने ये सिग्नल या मैसेज आगे किसको दिया, ओल्फैक्टरी बल्ब को। नोज के अंदर आगे जो है तो ब्रेन की स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नेम है ओल्फैक्टरी बल्ब। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर आएगी। ओल्फैक्टरी बल्ब इसे कहते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब। कि इन्होंने क्या महसूस किया वो रिसीव होगी इस ओल्फैक्टरी बल्ब को। नोज पार्ट ब्रेन के अंदर जैसे ओल्फैक्टरी बल्ब, ये सारी इंफॉर्मेशन इधर आके कलेक्ट होगी ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, ये इंफॉर्मेशन इधर आके कलेक्ट होगी। उसके बाद एक और न्यूरॉन की कैटेगरी होगी, एक और जो न्यूरॉन होंगे, ये न्यूरॉन जो मैसेज लेके आगे जाएंगे, किधर जाएंगे, ये मैसेज लेके आगे किधर जाएंगे, सेरिब्रल कार्टेक्स का कौन सा एरिया, टेम्पोरल लोब, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। ओडोरेंट एपिथेलियल सेल के साथ रिसेप्टर जो मौजूद है उनके साथ बाइंड हुए, देन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ये एक्शन पोटेंशियल इन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, इन नर्व्स के जरिए ओल्फैक्टरी बल्ब एरिया के अंदर जाएंगे। ओल्फैक्टरी बल्ब एरिया के अंदर और भी एक न्यूरॉन होंगे, यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके इधर लेके जाएंगे, जो यकीनन जो है कॉर्टेक्स का एक रीजन होता है, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, उस टेम्पोरल लोब के अंदर इसकी एनालिसिस होगी। टेम्पोरल लोब के अंदर, टेम्पोरल लोब के अंदर जैसे उसकी एनालिसिस होगी कि हम किस चीज की ये जो हमें जो स्मेल महसूस हो रही है, बिरयानी की हो रही है या ये हलवाई की हो रही है या पकोड़े समोसे की, ये किसकी स्मेल है, तो ये हमें उसका जो पता कौन देगा, वो बता देगा। कौन देगा ये पता सब कुछ, किसकी स्मेल आ रही है, दैट इज द टेम्पोरल लोब। अच्छा, कुछ ऐसी जो फ्रेग्रेंसेस भी आए, कुछ ऐसे ओडोरेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल्स, ऐसे केमिकल होते हैं जो हमें याद होते हैं। जैसे हमें कैसे पता चला कि ये हलवे की जो स्मेल है, ये कैसे पता चला पकौड़ों की स्मेल है, कैसे पता चला, कैसे पता चला कि ये बाहर जो है रोज के फ्लावर का बंच पड़ा है और उनकी फ्रेग्रेंस है, कैसे पता चला, उसमें कौन सा ब्रेन का पार्ट होगा, उसका रोल होगा। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट हिप्पोकैम्पस। तो एक बार जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है स्मेल की, उसको आगे जो देन हिप्पोकैम्पस में जब हम स्टोर करते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन देन याद रहती है कि भाई ये इस तरह की जो स्मेल होगी वो किस कंपोनेंट की होगी। हिप्पोकैम्पस से हम जो उसको जो है स्टोर कर दें,
ताकि वो स्मेल फ्रेग्रेंस देना, वो आगे की बात है, हमारे बुक में फिलहाल नहीं है। तो आप जस्ट इतना ही नोट करेंगे, ये नोज के अंदर नेजल कैविटी के अंदर नेजल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उन सेल की सरफेस पे प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ ओडोरेंट बाइंड होते हैं। जैसे ओडोरेंट बाइंड होंगे तो एक नर्व इंपल्स जनरेट होगा। सेंसरी न्यूरॉन, नर्व फाइबर्स, ये नर्व्स जैसे ये कलेक्ट करके olfactory bulb एरिया के अंदर लेके जाएंगे। olfactory bulb से देन अनदर न्यूरॉन एक नया एक्शन पोटेंशियल वॉइस से जनरेट करके देन जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो olfactory कॉर्टेक्स होगा उधर ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे और जहां पे उसकी एनालिसिस या इंटीग्रेशन होगी। टेक्स्ट बुक के अंदर इसी तरह की जो तस्वीर भी मौजूद है और प्लस में हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग भी करते हैं। इन ह्यूमन द सेंस ऑफ स्मेल olfaction, सेंस ऑफ स्मेल के लिए बायोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल होगा olfaction, olfactory इन्वॉल्व्स कीमो रिसेप्टर। यू नो वेरी वेल कि कीमो रिसेप्टर का टाइप है, हमने जो इसी चैप्टर के इंट्रो में पढ़ा था कि जो से 5 जो रिसेप्टर्स होते हैं, olfactory receptors are the chemoreceptors located in the upper portion of the nasal cavity, and the human olfactory epithelium is small compared with that of many other mammals. जैसे dogs whose sense of smell is far more active. कभी आपने अगर सुना हो कि किसी पर्सन की अगर जो गांव दिया तो या किधर भी जो चोरी वगैरह होती है तो कहते हैं कि एक जो खोज लगाने वाले जो डॉग्स होते हैं जिन्हें कहते हैं खोजी कुत्ते कहते हैं, पर हम जनरली उससे कहते हैं खोजी कुत्ते, खोज लगाने वाले होते हैं। ठीक है, यानी जो है और वाकई होते भी उन्हें अक्सर जो सिक्योरिटी एजेंसी वालों के पास होते हैं। एयरपोर्ट्स पे आप जाएंगे तो आपको ऐसे जो है डॉग्स मिलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे हर एक पैकेट को ऐसे ओपन नहीं किया जाता है कि इसके अंदर कोई इलीगल चीज मौजूद है, नशे और चीज मौजूद है, हथियार मौजूद है, कोई वेपन। उन सबको ट्रेस करने के लिए अलग अलग जो डॉग्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। ये आम ऐसे डॉग्स नहीं जो इधर गलियों में चल रहे हैं, एक लोले के आसरे पे जो चल रहे हैं, ऐसे डॉग नहीं, वो ट्रेंड डॉग होते हैं। ठीक है, ट्रेंड डॉग होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, उनमें टाइम लगाया हुआ है और जस्ट उनका काम ही यही होता है कि इसमें आप पैकेट को आप ऐसे स्मेल करके बताएं इसके अंदर कोई नशे वाली चीज है, हथियार है, नहीं है, क्या है, एम्यूनेशन, वो सब उनकी जो ट्रेनिंग होती है। या गांव देहातों के अंदर जैसे चोरी हो जाती है तो फुटप्रिंट्स जो चोर के तलाश करते हैं वो भी उनको थोड़ी सी पहले स्मेल देते हैं, उसके पैरों की देन जहां भी उस जमीन पे उस चोर के जो पैर होते हैं उनको इस स्मेल से जो है वो ट्रेस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यानी डॉग्स वगैरह के अंदर जो ऐसे रिसेप्टर्स जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ तो जस्ट 1000 टाइप के केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे ओडोरेंट्स को रिसेप्टर्स ऐसे मौजूद है। इतने ज्यादा जैसे रिसेप्टर्स होंगे या रिसेप्टर यूज्ड होंगे तो वो फौरन उस चीज को जैसे ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, olfactory neuron dendrites and in tassels of cilia। tassels का मतलब होता है हैंगिंग थ्रेड्स। जैसे कई ऐसे डेकोरेटिव पीसेस होते हैं जिसमें कोई एक जैसे कोई थ्रेड होता है, नॉट होती है और देन उसके बाद कई जो छोटे छोटे थ्रेड्स ऐसे बने होते हैं जिससे कहते हैं टैसल, कहते हैं, जनरली इंग्लिश का वर्ड होता है। ये भी इस तरह से इसके जो डेंड्राइट्स और सीलिया जो होते हैं टैसल की तरह जो ऐसे लटक रहे हैं, म्यूकस के अंदर ऐसे मौजूद है, तो इस वजह से इसका टर्म आ गया टैसल्स, हैंगिंग थ्रेड्स। थ्रेड्स जो हैंग कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से जो है न्यूरॉन की जो एंडिंग है, डेंड्राइट्स का एंड है, वो इस तरह से मौजूद है। ठीक है, olfactory न्यूरॉन डेंड्राइट्स, olfactory यानी नेजल कैविटी के अंदर जो न्यूरॉन है उनकी डेंड्राइट्स कैसे मौजूद है, एंड इन टेजल्स ऑफ सीलिया, टेजल्स ऑफ सीलिया जो हैंग कर रहे हैं, थ्रेड्स की जो हैंगिंग थ्रेड्स होते हैं इस तरह से मौजूद है। प्रोजेक्ट इनटू द नेजल म्यूकोसा, ये सब जो आपके नेजल म्यूकोसा के अंदर जैसे यहाँ पे मौजूद है और इधर जो है नेजल एपिथेलियम जैसे मौजूद है, एपिथेलियम एपिथेलियल सेल मौजूद है। जो भी ओडोरेंट होगा वो अब क्या होगा, ओडोरेंट आगे इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा एंड हियर एक्सॉन प्रोजेक्ट डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये देखें न्यूरॉन की अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, ये कौन सा पार्ट हो सकता है, साइटोन और सेल बॉडी, ये कौन सा पार्ट हो सकता है,
एक्सॉन, ये एक्सॉन किसके अंदर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, किसके अंदर एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं? कार्टेक्स का रीजन है जिसका नेम क्या है, बुक में नहीं लिखा हुआ, दैट इज द olfactory bulb। वेरी क्लियर, ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये इसके एक्सॉन होते हैं, और एक्साइन जाके कार्टेक्स के अंदर एक रीजन होता है, उसके अंदर जाके इंटर होते हैं, और उस रीजन को हम कहते हैं olfactory bulb कहते हैं, olfactory bulb। ठीक है, हमारे बुक में ऐसे लिखा होगा कि देयर एक्सॉन प्रोजेक्ट डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो प्रोजेक्ट इनटू हम कहेंगे olfactory bulb, olfactory bulb। When odorant substances diffuse into the region, it binds to specific receptor molecules on the plasma membrane of olfactory cilia, and there may be 1000 type of receptor proteins embedded into the olfactory cilia, and each receptor protein is specialized to bind a particular type of molecule and stimulate the olfactory neuron to send a message to the brain। Then वो मैसेज जो है आगे olfactory bulb से एक another neuron, जैसे बुक के अंदर जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर की टॉप पे जो मौजूद है ना स्ट्रक्चर, जो एरो नजर आ रहा है, ये जो olfactory bulb है। olfactory bulb से आप देख रहे हैं कि another neuron एरो भी जा रहा है, another neuron ये सेम मैसेज कलेक्ट करके एक्शन पोटेंशियल, वो सिग्नल जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, वो किधर जाएगा, फोर ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट का कार्टेक्स, कार्टेक्स के अंदर टेम्पोरल रीजन होगी, उधर इसकी जो एनालिसिस होगी या इंटीग्रेशन होगी कि हम क्या इसकी जो केमिकल की स्मेल में जो आ रही है उसका मतलब क्या है। तस्वीर, इसी तस्वीर के अंदर अगर आप देखें ओडोरेंट रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं, ओडोरेंट रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो ओडोरेंट रिसेप्टर्स बाइंड कर रहे हैं, और देन बाइंड करने के बाद यकीनन एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद देन जो वो कहां पे गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद देन जो olfactory बल्ब के अंदर गया, olfactory बल्ब के अंदर जाने के बाद, olfactory बल्ब के अंदर जाने के बाद देन आपने देखा olfactory बल्ब के अंदर जाने के बाद यकीनन देन जो एक another न्यूरॉन होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दें, और जाएगा वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब के अंदर, उधर जाके इनकी इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, तो आज हम बस इतने ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम टेस्ट रिसेप्टर